नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत 25 नई पनडुब्बियों के लिए अब करीबन 31.6 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला है। यानी कि भारत अपनी नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार है। ग्लोबल डेटा की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इन पनडुब्बियों के बारे में जानकारी आई है, जिसमें 31.6 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाया गया है। बात साफ हो जाती है कि ये जो परियोजना है उसका लक्ष्य है कि अरिहंत क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी कि SSBN फ्लीट का विस्तार करना है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य 2 और अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों को शामिल करना है और हर पनडुब्बी बड़ी रेंज की मिसाइल ले जाने में सक्षम होगी। अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के अलावा भारत 6 बड़ी S5 क्लास की SSBN को विकसित कर रहा है। इन पनडुब्बियों में एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल होगी और इनमें K5 जिनकी रेंज 6000 किलोमीटर है और K6 जिसकी रेंज 8000 यानी कि 8000 किलोमीटर से अधिक है जैसी लंबी दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें यानी कि SLBM से लैस किया जाएगा। S5 श्रेणी की पनडुब्बियां भारत के SSBN फ्लीट को एक विश्वसनीय न्यूक्लियर डेटरेंट के रूप में आगे बढ़ाएंगी। SSBN के अलावा भारत की 3 अतिरिक्त कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को हासिल करने की योजना है। इसके अलावा भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन की पनडुब्बियों और प्रोजेक्ट 76 के तहत 6 अन्य पनडुब्बियों के विकास पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा भारत का प्रोजेक्ट 77 जिसके तहत 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों को विकसित करना है, इस पर भी काम शुरू हो चुका है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की तरफ से एक बड़ी राय सामने आई है जो कि वाकई में आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी राय है भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए। भारत के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस फाइटर जेट विमान के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में अगर तेजी लानी है और विदेशी सैन्य उपकरणों पर निर्भरता खत्म करनी है तो इसके लिए कुछ टिप्स फॉलो करने की सख्त जरूरत है। हाल ही में जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि DRDO को अब L&T, टाटा और महिंद्रा एरोस्पेस जैसी जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको अब तेजस के जो सोर्स कोड हैं उन्हें हस्तांतरित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार को इन कंपनियों को टैक्स में छूट जैसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन भी देना चाहिए ताकि तेजस मार्क 1A और उसके बाद के जो मॉडल हैं और साथ ही साथ AMCA के लिए 2 उत्पादन लाइनें स्थापित की जा सके, जिससे कि भारत हर साल 144 तेजस फाइटर जेट्स का उत्पादन कर सकता है और अगले 3 साल के अंदर भारतीय वायुसेना की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ये सब इसलिए भी कहा है क्योंकि वो क्या हम सब जानते हैं कि कितना लेट हमारा प्रोग्राम हो रहा है और किस वजह से प्रोग्राम लेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। ऐसे में अगर निजी क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनियां हैं उन्हें तेजस के सोर्स कोड दिए जाते हैं और वो इनका उत्पादन करती है तो नो डाउट भारतीय वायुसेना की जो घरेलू जरूरतें हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी और भारत फिर आगे अच्छे तरीके से पिच भी कर सकता है तेजस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इससे भारत की घरेलू एरोस्पेस उद्योग की जो क्षमता है वो तो बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ही साथ विदेशी सैन्य उपकरणों में देश की निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि सुझाव काफी अच्छा माना जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में आप सब जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए 240 AL-31 FP एरो इंजनों की खरीद के लिए मंजूरी दी थी। अब ये जो खरीद है वो बाय इंडियन कैटेगरी के तहत है जिसमें कि HAL आपूर्तिकर्ता होगा और सभी टैक्स और ड्यूटीज को मिलाया जाए तो इसकी कुल लागत 26,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अब दोस्तों यहाँ पर AL-30 FP इंजन का जो नया बैच है वो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी कि FedEx से लैस होगा, जो कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की ऑपरेशनल क्षमता और उसके प्रदर्शन को बढ़ाएगा भी। FedEx एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि कंट्रोल प्रोसेस को ऑटोमेटिक करके इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करता है, जिससे कि पायलट का जो कार्यभार है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ इससे फ्यूल भी बचता है और रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता में भी सुधार होता है। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि AL-31 FP इंजन में जो स्वदेशी सामग्री है वो 54% से भी कम है। इसीलिए जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए एक टेंशन का विषय बन चुका है। ऐसे में दोस्तों विशेषज्ञों ने कहा है कि HAL को इन इंजनों में स्वदेशी कंपोनेंट्स के जो स्तर है उसको बढ़ाना होगा ताकि विदेशी आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम की जा सके, क्योंकि दोस्तों AL-31 FP इंजन सुखोई 30 MKI की रीढ़ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना जिस मकसद से इंडियन ओशन रीजन में आ रहा है उसका मकसद अब कामयाब होता हुआ दिख रहा है। अभी तक तो आपने देखा होगा कि उसके जासूसी जहाज आते जाते रहते हैं, तब भी हम कुछ नहीं कर पाते और वो अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आई है। ये जो जासूसी जहाज जो अक्सर आते रहते हैं, भले ही ये आम बात हो गई हो, लेकिन इन्होंने आखिरकार चाइना की परमाणु पनडुब्बियों के लिए रास्ता खोज लिया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कुछ खबरें इसको लेकर सामने आई है और रक्षा विशेषज्ञ इसको लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं
कि चीन यहाँ पर केवल रिसर्च करने नहीं आता, बल्कि वो एक नया रास्ता यहाँ पर ढूंढ रहा है, जिससे कि अगले 4 से 5 सालों में बंगाल की खाड़ी और पूरे इंडियन ओशन रीजन में चाइना की जो परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां हैं वो तैनात हो जाएंगी और ये भारत की सुरक्षा हितों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। हालांकि भारत भी चाइना की बढ़ती हुई इस आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए कदम तो उठा रहा है। हालांकि इसके लिए दोस्तों भारत के पास एडवांस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की संख्या अधिक होना जरूरी है, जो कि पनडुब्बियों का पता लगाएं और उन्हें रोकने में सक्षम हो। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन की पनडुब्बी रोधी हथियारों में भारत को इन्वेस्टमेंट करना होगा, ताकि भारत अपनी रणनीतिक बढ़त चाइना के ऊपर बना सके। इंडियन ओशन रीजन में दोस्तों भारत के लिए सतर्कता बहुत जरूरी हो चुकी है। इसलिए दोस्तों अब आपने देख लिया होगा कि चाइना की चाल किस तरीके से अपने जासूसी जहाजों के जरिए भारत को घेरने की है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि हाल ही में भारत ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया है। आपको मैं बता दूं कि आईएनएस अरिहंत पहले वाली सबमरीन आईएनएस अरिहंत से ज्यादा ताकतवर है। आईएनएस अरिहंत में कई घातक मिसाइलें लगाई गई हैं, जिसमें कि K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लगाई गई है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। और ये जो रेंज है वो आईएनएस अरिहंत SSBN में लगी जो SLBM है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, उससे कई ज़्यादा है। K4 SLBM की अगर बात की जाए तो ये 12 मीटर लंबी है, इसका वजन 20 टन के आसपास है और ये 2 टन का पेलोड ले जा सकती है। और ये दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काउंटर मेजर्स के तौर पर 3 डायमेंशन मैन्यूवर्स भी कर सकती है। बता दें कि इस पनडुब्बी में अधिकतर सामग्री स्वदेशी लगाई गई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत पहले से ही मलेशिया के Su-30 MKM फाइटर जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत और मलेशिया आपस में बातचीत कर रहे हैं रॉयल मलेशियन एयरफोर्सेस के सुखोई 30 MKM फाइटर जेट की मेंटेनेंस को लेकर। इसके अलावा रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की नज़र भारत के सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम पर भी बनी हुई है। आपको बता दें कि भारत ने मलेशिया के सुखोई 30 MKM फ्लीट का ओवरहॉल और अपग्रेड करने का भी ऑफर दिया है सिस्टम से, जिसमें कि भारत निर्मित जो सिस्टम है वो इनके फाइटर जेट में लगाए जाएंगे। इसके अलावा मलेशिया भारत की ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम है कि CCS की तरफ से यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से AMC फाइटर जेट प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन DRDO अब उम्मीद लगाकर बैठा है कि इस प्रोग्राम के लिए जो इंजन है उसे भी फाइनलाइज किया जाएगा 2025 तक। हालांकि DRDO ने जो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं उनके साथ बातचीत पूरी कर ली है और जल्द ही वो अपनी जो रिकमेंडेशन है उसे रक्षा मंत्रालय में सबमिट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों AMC फाइटर जेट का जो इंजन तैयार किया जाएगा उसे लेकर जो भी पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से यही ऑफर किया गया है कि वो एक क्लीन शीट डिजाइन प्रस्तुत करेंगे, जो कि पुरानी जनरेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है उससे बिल्कुल नया होगा। साथ ही इसमें गारंटेड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन फ्री होगा इंजन टेक्नोलॉजी का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस अब एक इम्प्रूव्ड रामजेट इंजन को विकसित कर रहा है, जिसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट में लगाया जाएगा, जिसकी स्पीड मैक 5 होगी। और ये जो स्पीड है दोस्तों वो वर्तमान में मौजूद जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा इसे डिटेक्ट करना नामुमकिन होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसका डेवलपमेंटल ट्रायल 2027 से ही हो पाएगा। इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस मैक 7 क्षमता वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी तैयार कर रहा है, जो कि रशिया की ज़िरकॉन मिसाइल के आधार पर बनेगी और इसका विकास 2030 से शुरू हो पाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना को दोस्तों टोनबो इमेजिंग का सरिसा क्लिपॉन थर्मल साइट अगले हफ्ते मिलने वाला है, जिन्हें कि कॉन्कोर्स ATGM लॉन्चर पर लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट ने 7वां एमुनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज को भारतीय नौसेना को सौंपा है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।